अगला पॉइंट आता है शक्ति के कारक के रूप में, वो आता है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब तात्पर्य ये होता है वो साधन जो प्रकृति ने हमें दी है। प्रकृति ने हमें दी है, वो ईंधन हो, कोयला हो, अभ्रक हो, सोना हो, चांदी हो, पानी हो, पेड़ पौधा हो, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। उसमें से भूमि सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जिसके माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जिस देश में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, वो देश उतना ही क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और शक्तिशाली होगा। जैसे आज के डेट में सऊदी अरबिया जो कंट्री है, ईरान है, इराक है, दुबई है, वो शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिज तेल मिलता है, जहाँ से पेट्रोल डीजल हमें प्राप्त होता है। तो आज के डेट में ये देश क्या है, बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका भी उत्पादन करता है, रसिया भी उत्पादन करता है इन खनिज तेलों का, जिस कारण वो एक धनी देश है, रिच। क्योंकि आज वर्तमान समय में बहुत ज़रूरत है, लेकिन जब खनिज तेल नहीं था तो यही सारा देश इतना शक्तिशाली नहीं था, खास करके सऊदी अरब जो आपका ईरान, इराक, कुवैत कंट्री है। भारत में भी अगर शक्तिशाली है तो भारत में कोयला मिलता है, भारत में अभ्रक मिलता है। ये सब प्राकृतिक संसाधन है जिसके माध्यम से कोई देश शक्तिशाली बनता है। अगर कोई भी देश को शक्तिशाली बनना है तो उसको प्राकृतिक संसाधनों का पाना ही नहीं, मिलना ही नहीं, उसका सदुपयोग भी करना होगा, सही ढंग से उसका इस्तेमाल भी करना होगा। अगला पॉइंट आता है औद्योगिक स्थिति। ये औद्योगिक स्थिति वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम औद्योगिक युग में जी रहे हैं, औद्योगिक काल में जी रहे हैं। आज हमारे घर में या जिस सेंटर में हम क्लास चला रहे हैं या जिस के माध्यम से आप तक हम पहुंच पा रहे हैं, उसका एकमात्र उदाहरण है औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक काल। अगर उद्योग नहीं होता, कल कारखाने नहीं होते, तो न मोबाइल बनता, न सैटेलाइट बनता, न फैन बनता। ये सारे जो उपकरण आप देख रहे हैं वर्तमान समय में, आपके घर का एक बर्तन से लेकर, कढ़ाई से लेकर, गैस से लेकर, सब कुछ आपका किसका निर्माण है? ये औद्योगिक निर्माण है। तो आज के समय में किसी भी देश को शक्तिशाली बनने के लिए उसका उद्योग का भरमार होना जरूरी है। तो किसी भी देश का आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग की स्थापना करनी पड़ेगी। उद्योग की स्थापना करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छी वस्तु प्राप्त होगी। दूसरा फ़ायदा ये पहुंचता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है। और साधन चूँकि सीमित है और हमारी मांग अधिक है, तो सीमित साधनों के द्वारा असीमित मांग को पूरा करने के लिए उद्योग की स्थापना बहुत ज़रूरी है। क्यों? पहले उद्योग नहीं था, क्योंकि जनसंख्या कम थी तो उसकी पूर्ति हो जाती थी। आज के डेट में आबादी इतनी बढ़ रही है तो उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। तो साधारणतः उत्पादन करने से आप उन वस्तुओं को पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उन मांगों को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उद्योग के द्वारा अब अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके अधिक से अधिक मांगों को पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी देश को शक्तिशाली बनने के लिए अपने ही देश में उद्योग की स्थापना करके वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। अगर कोई भी देश किसी भी वस्तु का भोग करने के लिए या उसका डिमांड को सप्लाई करने अगर दूसरे देश के उद्योगों पर निर्भर करता है तो देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उस देश को अपने ही देश में क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी, तब जाके वो देश का क्या होगा? विकास और शक्तिशाली होगा। औद्योगिक स्थिति के बाद अगला जो शक्ति का कारक है वो है सैन्य शक्ति, यानी मिलिट्री पावर। शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण है यदि आपके पास सैन्य शक्ति मजबूत होती है तो आपको अधिक शक्तिशाली माना जाता है। जैसे मैंने कहा पिछले क्लास में भी कि आज अमेरिका को, फ्रांस को, चाइना को,
रसिया को अगर शक्तिशाली देश माना जाता है, उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत कारण माना जाता है सैन्य शक्ति। क्यों? क्योंकि इनके पास अति आधुनिक हथियार है सभी लेवल पर, चाहे तोप लेवल पर हो, चाहे किसी भी पिस्टल के रूप में हो, या और सबसे बड़ा आज के समय में जो परमाणु शक्ति है। आज रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और रसिया पर डायरेक्टली कोई भी कंट्री, अमेरिका चाइना जैसा कंट्री भी रसिया पर डायरेक्टली कोई कंट्रोल या दबाव नहीं बनाने पा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि रसिया एक शक्तिशाली कंट्री है और उसके पास पूरे विश्व को मिला दिया जाए, इसमें अमेरिका भी शामिल है, तब भी परमाणु शक्ति रसिया का इन सभी पूरे विश्व से क्या है, ज़्यादा है। तो आपको किसी भी देश को, या भारत हो या कोई भी देश हो, सैन्य शक्ति से ही आप अपना आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में सुरक्षित रह सकते हैं। किसी भी देश की सीमा को सुरक्षा करने के लिए सैन्य शक्ति होना जरूरी है। जब तक आपके सैनिकों के पास अत्यधिक आधुनिक हथियार नहीं रहेगा, तब तक आप अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति अगर पैसा वाला हो जाता, आप देखेंगे किसी सेलिब्रिटी को, किसी भी लीडर्स को, वो यूं ही नहीं घूमते हैं, उसके बॉडीगार्ड रहता है और उसका बॉडीगार्ड डंडा लेकर नहीं खड़ा रहता है, अत्याधुनिक माने लेटेस्ट वेपन्स के साथ रहता है, हथियार के साथ रहता है। वो हमेशा चलाता नहीं रहता है, लेकिन दिखाने के लिए। तो हथियार क्या है ना, सिर्फ इस्तेमाल करके उसकी ताकत नहीं दिखाई जा सकती है, उसका प्रेजेंटेशन होना, उसका मौजूदगी भी सबसे बड़ी उसका क्या होती है, ताकत होती है। तो किसी भी राष्ट्र को ताकत यानी शक्तिशाली बनने के लिए उसका सैन्य शक्ति मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए जब हम लोग अमेरिका का, फ्रांस का, चाइना का, रसिया का या फिर के साथ भारत का सैन्य शक्ति का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो देखते हैं कि इन सभी का सैन्य शक्ति भारत की अपेक्षा ज़्यादा है। इसीलिए कहते हैं ये सब भारत से क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इनके पास भारत की अपेक्षा ज़्यादा सैन्य शक्ति मौजूद है। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है 3 से 4 बार, हर बार पाकिस्तान हारा है और भारत जीता है, जिसमें से सबसे बड़ा मजबूत कारण है सैन्य शक्ति, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति उसके सैन्य शक्ति से मजबूत है, इसीलिए भारत जीता है। और आगे बढ़ते हुए निकलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट पर जाते हैं जिसका नाम है नेतृत्व, लीडरशिप। ये तो बहुत बड़ा माने पॉइंट है या बहुत बड़ी बात है। नेतृत्व, लीडरशिप। अगर किसी भी देश का नेतृत्व या फिर किसी घर का नेतृत्व अगर सही नहीं हो तो वो घर भी नष्ट हो जाता है, वो देश भी नष्ट हो जाता है। तो घर हो, परिवार हो या फिर राष्ट्र हो, देश हो, उसका नेतृत्व जरूरी है। नेतृत्व के बिना फिर जब तक नेतृत्व सही नहीं रहेगा तो वो देश को कैसे गाइडलाइन करेगा, देश में क्या ज़रूरत है, देश में किन वस्तुओं की कमी है, उसको कैसे पूरा करना चाहिए। शिक्षा के मामले पर, सैन्य स्थिति के मामले पर, कृषि के मामले पर, रोजगार के मामले पर, महंगाई के मामले पर, गरीबी के मामले पर, इन सभी पर सही निर्णय देने के लिए या निर्णय लेने के लिए आपको क्या चाहिए, सही नेतृत्व की ज़रूरत है। ये तो हो गए आंतरिक मामलों में। और विश्व लेवल पर अपना स्थिति को, मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए आपका नेतृत्व भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सही नेता नहीं होगा, अगर सही नेता नहीं होगा तो सही नेतृत्व नहीं करेगा। तो देश को विश्व लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी देश के आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए, आंतरिक स्थिति के समस्याओं को दूर करने के लिए और बाहरी आक्रमणों से या अपने विदेश नीति को दूसरे देशों से डील कराने के लिए आपका सही नेतृत्व होना जरूरी है। नेतृत्व के बिना
आपका देश विकास नहीं कर सकता है। जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, ये सब का एक नेतृत्व रहा। और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कहीं न कहीं इनका नेतृत्व देश को एक नई और नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। और इस बीच में कहा जाता है कि जब तक देश का नेतृत्व सही नहीं होगा, चाहे वो पुतिन का हो, रसिया के लिए को हो, अभी जो बाइडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो सभी देश अपने देश को क्या करता है, नेतृत्व करता है, और नेतृत्व ही उसको देश को आगे बढ़ाता है। कूटनीति वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण है। कूटनीति ऐसा नीति जो दूसरे देशों के साथ अपना हित रखते हुए डील करना, दूसरे देश के भी बातों को ख्याल में रखना और अपने भी स्थिति को मजबूत करना। अगर किसी भी देश की कूटनीति सही नहीं होगी तो वह देश अपने हितों को, अपनी बातों को दूसरे राष्ट्र के द्वारा नहीं मनवा सकता है। अगर आप किसी से सहायता चाहते हैं तो आपको केवल उसको धमका के हमको, मेरे को हेल्प करो, मेरे को सहायता करो, ऐसे नहीं करना होगा। आप एक स्क्रिप्ट बनाएंगे कि क्या बात बोले को अगला मुस्कुरा दे, कौन ऐसी बात करें जो उसको लगे कि आदमी मेरा गुड विशर है। तो आपको उसको लेकर एक नीति बनानी पड़ेगी, जिन नीतियों के आधार पर वो अगला आपको बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए, बिना झगड़ा का, बिना संघर्ष का, बिना आक्रमण का, और आपकी बातों को मानने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को मनाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को अपनी बातों को मनाने के लिए आप दबाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप एक नीति के माध्यम से उसे बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आपका हमारे साथ में आना आपका कितना फ़ायदा होता है। कभी कभी दबाव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कभी कभी लास्ट में होता है, लेकिन कूटनीति अक्सर बुद्धिमानी पर डिपेंड करता है और ये आपके चालाक नीति पर निर्भर करता है। तो भारत कई जैसे बहुत सा ऐसा भारत काम किया है जिसकी कूटनीति के माध्यम से वो अपने कामों में क्या हुआ है, सफल हुआ है। तो कूटनीति किसी भी देश के विकास के लिए या किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए कूटनीति होना जरूरी है। और वो कूटनीति कैसे बनती है, ये अगले से जिस व्यक्ति से जैसा डील कर रहे हैं उसके आधार पर। आप देखेंगे किसी भी समाज में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सबसे पटरी खाता है, सबसे उसका तालमेल अच्छा है। ये क्या है उसकी सबसे बड़ी अच्छी नीति, वो कूटनीति के उसकी बहुत अच्छी है। वो सभी को मिला के कूटनीति, आप सिर्फ दबाव में सिर्फ आपकी बातों को माने ऐसा नहीं हो सकता है, आप भी उनकी बातों को मानेंगे। जैसे अभी वर्तमान समय में भारत पर चाइना प्रेशराइज करके परेशान कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले भारत भूटान के राजा के साथ तालमेल बढ़ाया और वहाँ के जो राजा हैं उससे भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर उनसे मिले। अब मिलकर ये साबित करना चाहा, चाइना को बताना चाहा कि भूटान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में भूटान बीच में आता है, भारत और चाइना के बीच में। तो वो भूटान को चाह रहा था कि चाइना भूटान को अपने पक्ष में ले ले, लेकिन भारत यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे कूटनीति, कि किस तरह बात करके भूटान को अपनी ओर आकर्षित करना या अपनी ओर लाना। तो यह है कूटनीति। जब तक आपकी कूटनीति अच्छी नहीं होगी तब तक आप अपने देश की रक्षा बाहरी देशों से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कूटनीति बनाना जरूरी है देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। और अगला है सरकार। सरकार वही देश शक्तिशाली बन सकता है जिस देश की सरकार साफ सुथरी हो, स्वार्थी नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो, उसकी नीतियां जन लायक हो, जन कल्याण के लिए हो, वो जो भी काम करता हो जन कल्याण के लिए करता हो, जनता के शिक्षा पर, जनता के बेरोजगारी पर, जनता के गरीबी पर
ज़्यादा ध्यान देता हो कि देश की गरीबी को कैसे दूर करें, जनता को कैसे हम सुखी करें, कितना उद्योग धंधे लगाएं, कितना कल कारखाने लगाएं। यानी सरकार की नीतियां उस देश को क्या बनाता है, ग्रेट बनाता है, देश को शक्तिशाली पावरफुल बनाता है। अगर क्योंकि वर्तमान समय में लोकतंत्र है, आज के समय में मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार ही सर्वोपरि होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो या मुख्यमंत्री के रूप में हो। जैसे भारत में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है और नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य का विकास करना हो या पूरा देश का विकास करना हो, आपका सरकार अच्छी होनी चाहिए। तो सरकार क्या करते, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को, उद्योग को लगाना हो, सैन्य स्थिति मजबूत करना हो, कूटनीति करना हो, नेतृत्व करना हो, ये सारा एक्टिविटी किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। इसीलिए सरकार भी एक अहम रोल अदा करती है, किसमें, किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो इस प्रकार आप लोग को हमने समझाने का प्रयास किया और कि शक्ति के कारक कौन कौन हैं और किस प्रकार हैं।